ओके, सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर काफ़ी सारी चर्चाओं के बीच में एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है हमारे साथ जिस पर आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, कुछ विचार विमर्श करना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। सर बेसिकली अभी आपने जैसा हमारी ऑडियंस को भी पता होगा कि नेपाल में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, स्पेशली जेंजी से रिलेटेड, और बहुत सारे अपडेट्स वहाँ से आए हैं। तो सर उसमें बहुत सारे मिक्स ओपिनियन आ रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली सर वो कंसेप्ट क्या है, मतलब क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट एंड ऑल हो रहा है वहाँ पर। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पड़ोस में जो नेपाल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, और इतना डिस्टर्ब हो गया कि वहाँ सारी सरकार पलट गई। सारे मंत्री सबको इस्तीफा हो गया और सबके घरों को आग लगा दी, और कुछ छोड़ के भाग गए, कुछ का घायल हो गए। तो जब इतना बड़ा मसला किसी मुल्क में होता है, चाहे मुल्क का साइज बेशक छोटा हो या बड़ा हो, तो उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, और कोई एक दिन की बात भी नहीं होती। इसके पीछे मतलब कि जो है वो कई बार ये जो भावनाएं होती है वो कई सालों से इकट्ठी हुई होती है, सालों की मसला है ये, एक दिन का मसला नहीं है। और बस वो बात है कि वो ट्रिगर करके तो कोई पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट हो जाता है। जैसे आप जो जैन जी वाला कह रहे हो कि जैसे अपने 4 तारीख को जो सरकार है उन्होंने 26 प्लेटफार्म पे बैन लगा दिया। एक टिकटॉक चाइना वाइना तो छोड़ दिया, क्योंकि ओली साहब जो है थोड़े प्रो चाइना थे, प्रो चाइना के शेल्टर में थे, और सब में, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। अदरवाइज जो समस्याएं हैं वो तो इतनी पुरानी, गहरी और इतनी हैं कि किसी का कोई इसमें समस्या। देखो, एक बात तो ये है कि सरकारें जो है अगर जनता की बातें नहीं सुनेंगी, जनता के हितों का बात नहीं करेगी, जनता के मेन इशू पे ध्यान नहीं देगी, तो इस तरह के इश्यूज आ ही सकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न जो है वो करप्शन भी है, वो डिस्क्रिमिनेंसी भी है कि अमीर और गरीबी में खाई बढ़ती जा रही है, वो भी है। क्या नाम है, जो डेमोक्रेसी की अनदेखी करना है वो भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो नेपाल में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके खिलाफ लोगों की बहुत गहरी वो थी, क्योंकि 2008 तक वहाँ राजतंत्र था, और राजतंत्र आने के बाद जो है वहाँ जब राजशाही को हटाया गया तो वहाँ डेमोक्रेसी आई, और संविधान बना, और प्रेसिडेंट बनी, पार्लियामेंट बनी, इलेक्शन हुए। तो उसके बाद जो है वो स्थिरता कभी नहीं आई, और वहाँ की जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके साख पे भी सवाल है। वहाँ पर जो कुल मिला के 3-4 लीडर हैं, ओली साहब हैं, पुष्प कमल प्रचंड हैं, और एक शेर बहादुर देववा हैं। मतलब कोई 71 साल का है, कोई 75 साल का है, 79 साल का है। घूम फिर के ना तो कोई आइडियोलॉजी ना कुछ है, कभी दो मिलके तीसरे को बना लेते हैं, कभी फिर उसको उठा के उसको बना देते हैं। लेकिन 17 साल में 14 बार सरकार बदली है। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लोगों की वो थी। दूसरा, वहाँ मतलब कि जो अमीर है, जो मिनिस्टर है, बिजनेस में बड़े लोग हैं, उनकी जीवन शैली का बड़ा प्रचार हुआ। उनके बच्चों को, जो मंत्रियों के बच्चे हैं, वो बड़ी वैभवशाली तरीके से जी रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल बड़ी लग्जरी है, और वो लोगों को, जहाँ लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है वहाँ लोगों को मुंह चिढ़ाया जा रहा है। और इवन कई बार तो जब ये लोग बच्चे सोशल मीडिया पे उन लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, नेपो बेबी या नेपो चाइल्ड के नाम से मूवमेंट चला कि इनके खिलाफ कि ये इस तरह की शाही जिंदगी जी रहे हैं, आम आदमी के पास कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने, जो अमीर आदमियों के, मंत्रियों के बच्चे थे, उन्होंने जवाब दिया उनको चिढ़ाने के लिए कि हमारे बाप ने कमा लिया तो क्या हुआ, तुम्हारे बाप ने नहीं कमाया तो इसमें हमारा क्या कसूर है। तो मतलब ये चीज़ें एक दिन में वो इकट्ठी हो रही थी, काफ़ी दिन से ये मामला इकट्ठा होते होते कई चीज़ें वहाँ पर हुई। और एक चीज़ और भी, इस चीज़ को शायद बहुत ही कम लोग बता रहे हैं वहाँ, आपको और बताऊं मैं इस बात पॉइंट को, बहुत कम लोगों ने बताया, वहाँ कास्ट का भी झगड़ा है। वहाँ भी जैसे हिंदू राष्ट्र है, तो वहाँ कास्ट भी, जो जितने बड़े पद हैं, सेना के हैं, मंत्रियों के हैं, सब ब्राह्मणों के या राजपूतों के इस तरह से हैं। तो बाकी जो बैकवर्ड कास्ट वगैरह उनमें भी एक अशांति है, जैसे जो हिंदुस्तान में जनजाति वाली बात है, वो हिंदुस्तान जैसा ही एक्चुअली नेपाल का समाज है, और हिंदुस्तान का समाज में बहुत बड़ी समानताएं हैं। हमारे कल्चरल एक जैसा है, हमारे रिलीजन हिंदू धर्म, वो सब बड़े हिंदू धर्म का, हालांकि सारे धर्म है, पर हिंदू राष्ट्र था वो नेपाल पहले। तो उसमें तो ये सारे फैक्टर इकट्ठे होते चले गए, और बाद में जब आंदोलन चलता रहा
तो आखिर में जो आग में जो घी डालने का काम किया वो ओली साहब का जो फैसला हुआ कि उन्होंने क्या किया, सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा साधन है लोगों के लिए, और स्पेशली जो जैन जी कह रहे हैं, जैन जी उस जनरेशन को कह रहे हैं, जो जी जनरेशन, जो तकरीबन अपना 25 से 30 साल के बीच के लोग हैं, जो 95 97 या 2000 के बाद पैदा हुए, क्योंकि ये जो जनरेशन है वो इंटरनेट से बहुत जुड़ी हुई है, वो सोशल मीडिया से बहुत जब से उन्होंने जन्म लिया है वो सोशल मीडिया की आदी है। सोशल मीडिया के थ्रू ही वो अपने व्यक्त करते हैं, अपने काम रोज़मर्रा के काम करते हैं, मनोरंजन करते हैं, डेली यूज़ की जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की वो भी लोगों को इसी सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है। जैसे किसी को एयरवेज करना है, किसी को ट्रिप बनाना है, किसी को स्वास्थ्य सेवा देखनी है, किसी को गवर्नमेंट की पेंशन्स लेनी है, हेल्थ का है, तो बोले वो एक बहुत बड़ा साधन था। और अच्छा और गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोलना है तो उस पर सोशल मीडिया पे, तो ओली साहब ने क्या किया, फेसबुक को बुलाया और सभी को कहा कि आप हमें पहले बता दो किस तरह की वीडियो आती हैं, किस तरह की वो आती हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकें। तो फेसबुक ने तो और जो मीडिया ने उन्होंने कहा कि जी हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है, वो तो हम सबके लिए ओपन रखते हैं, तुम्हारे लिए अलग से नहीं है। तो उन्होंने बहाना बनाया कि जितनी ये सोशल मीडिया है ये सारी कंपनियां हमारे नेपाल के कानून के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन्होंने 4 तारीख को बैन लगा दिया। तो उससे मामला बिल्कुल भड़क गया, और वो जो मसला है वो पहले तो जो जितने ज़्यादा लोग स्टूडेंट नहीं है पर उन्होंने अगुवाई ली, और जो अगुवाई ली तो भड़क गया, और उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस को, पार्लियामेंट हाउस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को, और पुराने एक्स प्रेसिडेंट को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को, एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को तो जिंदा ही जला दिया, उसके अस्पताल में डेथ हो गई, और एक फाइनेंस मिनिस्टर को लात मारते दिखाया। मतलब तो लोगों में जो आक्रोश था वो आ गया, और उसके बाद जो है कुछ पहले दिन तो स्टूडेंट्स का था, अब कुछ अराजक लोग भी आ गए, हथियार लेके कुछ लोग आ गए, बड़े अजीब लोग आ गए। तो पीछे पता नहीं क्योंकि इस तरह का माहौल बनता है तो सब तरह के लोग जाते हैं, और फिर कुछ लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट आ जाता है तो लूट पाट मिल जाता है। तो ये कुल मिला के मामला सब तरह का था। ओके, तो सर हमें ये तो क्लियर हुआ कि मतलब इसका क्या रीज़न था, क्यों ये सारी चीज़ें करी जा रही थी बेसिकली। बट इसमें एक और बहुत बड़ी बात निकल के आती है, जैसे सर ये पहली बार हमने नहीं सुना है ऐसा कुछ होता हुआ। इससे पहले भी जो हमारी पड़ोसी कंट्री हैं जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वहाँ भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए थे। तो सर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्पेशली हमारे पड़ोसी कंट्रीज़ में, इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? देखो ये ठीक बात है, वैसे तो हमारा अड़ोस पड़ोस सारा ही डिस्टर्ब है। पाकिस्तान टेररिज्म की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, म्यांमार में आर्मी का और उसका संघर्ष चल रहा है, तो अफ़गानिस्तान तालिबानों के कब्जे में है, अमेरिका वहाँ से छोड़ के जा चुका है, और जो आप मालदीव में भी ऐसी दिक्कत है। पर जो इस तरह के जो रातों रात जो प्रदर्शन भड़के और युवा सड़कों पे आए, वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न है जैसा श्रीलंका में हुआ और बांग्लादेश में हुआ, और अब जो है नेपाल में हुआ। उन रातों रात जो शासक थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ने पड़े और दूसरे देशों में भागना पड़ा। तो इसमें भी सेम ऐसा हुआ। तो कुछ अलग कारण भी है और कुछ सेम कारण भी है। उसमें जैसे श्रीलंका में तो जो था वो हमें ये इकोनॉमिकल ज़्यादा क्राइसिस था, और जो बांग्लादेश में था वहाँ उसमें डेमोक्रेसी की कमी और ट्रांसपेरेंसी और करप्शन का था। तो नेपाल में भी इस तरह के मसले रहे। पर इसमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं तो कॉमन, एक तो सब में यूथ की जो अनरेस्ट दिखा, यूथ सब में दिखा, फिर करप्शन सब में जगह कॉमन था, फिर डेमोक्रेसी की जो अनदेखी की गई वो भी सब जगह कॉमन है कि लोग इलेक्शन या तो हुए नहीं या ठीक से हुए नहीं, घपला हुआ। बांग्लादेश में पूरा अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया, फिर भी इलेक्शन शेख हसीना अपने आपको जीत गई। ऐसे ही लंका में, ऐसा ही यहाँ पर कॉमन लोगों की उसको नहीं किया। करप्शन था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी। मतलब कॉमन ये था कि जो भी सरकारें, चुनी हुई सरकारें हैं, वो अगर अनदेखी करेंगी, युवकों को रोजगार नहीं देगी, महंगाई बढ़ाएगी, करप्शन करेगी, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ये सब कॉमन फैक्टर रहे और इन सब से सबको सीख लेनी चाहिए। तो ये सब सारे कॉमन फैक्टर थे जो इन सब कंट्रीज में रहे, और इन कंट्रियों के साइज भी तकरीबन छोटे हैं। ये भी एक कॉमन चीज़ है कि इन तीनों मुल्कों के साइज भी बहुत छोटे हैं कंपेयर टू इंडिया। तो काफ़ी छोटे हमारे एक दो स्टेट हैं उनके मुकाबले उतने हैं ये। तो ये सब चीज़ें सब में कॉमन थी।
कि बस अनकॉमन तो ये था, अलग अलग देशों में अलग अलग लोग थे, अलग अलग राजा थे, पर चीज़ें सारी यही थी कि आम आदमी का, आम जनता के हितों का या उनके सवालों का जो है ढंग से जवाब नहीं दिया गया। ये कॉमन फैक्टर था। ओके सर, बेसिकली हमें ये भी पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या चीज़ें कॉमन थे और क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बट सर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका इंटरनेशनली इम्पैक्ट क्या है, और इसका स्पेशली हमारे इंडिया पे या जो हमारा जनरेशन जेड है, जो यूथ है, उस पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा आपने। बात यह है कि देखो, अब जो ये दुनिया है एक ग्लोबल विलेज है। अब आज के टाइम में किसी भी दुनिया के किसी कोने में भी कोई भी घटना या दुर्घटना या कोई भी हरकत होती है, उसका असर ग्लोबली पड़ता है, किसी पे थोड़ा, कहीं पे ज़्यादा। अब ये साउथ एशिया में हो रहा है, हमारे साउथ एशिया, वैसे तो पूरा ट्रम्प आने के बाद पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं बाढ़ है, कहीं वो है, ये सब तरह की समस्याएं हैं। यूक्रेन और उसका युद्ध चल रहा है, इजराइल गाजा का फैसला नहीं हो रहा, रशिया यूक्रेन का मामला चल रहा है, अभी पीछे हिंदुस्तान पाकिस्तान का भड़क गया था। तो ये तो है, पर हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, 6 सारे मुल्क डिस्टर्ब हैं, और उसमें एंटी इंडिया फीलिंग भी आ रही है, इस तरह की कुछ बातें हैं। और जो इसमें जो जिस तरह से उपद्रव हो रहा है, तो कई बार जो एक कॉमन बात मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे एक अचानक विस्फोट हो गया वो, और सब कुछ अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड भीड़ थी। पर इसमें कॉमन चीज़ एक और मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सब दिख रही है, किसी को दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही, कि अनकंट्रोल के साथ साथ कुछ कंट्रोल्ड चीज़ें भी हैं। जैसे मान लो नेपाल में कल हुआ, तो भीड़ एकदम से भड़क गई, पर यह हो नहीं सकता कि अगर किसी की तैयारी ना हो तो उसके लिए पेट्रोल इकट्ठा किया होगा, उसके लिए शस्त्र इकट्ठे किए होंगे, उसके लिए टारगेट्स सेट किए होंगे, वो टारगेट सारे अचीव हुए हैं कि किस किस का घर जलाना है, किस किस का नहीं जलाना। तो और ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ, ऐसा ही श्रीलंका में हुआ कि रातों रात कोई ये नहीं हो सकता 100-200 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो और ये सब कर ले। तो इनके पीछे अदृश्य ताकतें भी होती है, और अदृश्य ताकतें इंटरनेशनल ताकतें भी होती हैं। इनमें देखो एक कॉमन और चीज़ है जो मेरे पिछले कॉमन था इस बार, इन सब में चाइना का, जैसे ओली चाइना के साथ था, बांग्लादेश की शेख हसीना भी चाइना के प्रेसिडेंट से मिलके आई थी, तो उसको उपद्रव हुआ था। ओली भी थोड़े दिन पहले चाइना से मिलकर आया था, जब प्रो चाइना माना जाता है। तो इसमें सीधा सीधा अमेरिका की तरफ शक जाता है कि अमेरिका आज भी इतना ताकतवर है कि अच्छा, लंका में भी चाइना का कर्ज ज़्यादा था, इकोनॉमिक ज़्यादा था, तो उसके खिलाफ विद्रोह था। तो ये इंटरनेट, और वहाँ तो जो मोहम्मद यूनुस बैठा है अभी, क्या नाम है, बांग्लादेश में, वो चाइना का ही आदमी है, वो सॉरी अमेरिका का ही आदमी है, अमेरिका को नोबेल प्राइज़ विनर है, अमेरिकन लॉबी का है। और नेपाल में भी जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जैसे मेयर है बालेंद्र शाह, वो रैप इंजीनियर था, रैपर था, अमेरिका के पढ़ा लिखा है, उसको भी अमेरिका की लॉबी सपोर्ट है। और 2-3 जो नाम आ रहे हैं वो ज़्यादातर अमेरिका के सपोर्ट से हैं। तो मतलब कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि लोकल इशू तो है ही, डेमोक्रेटिक लोग सारे, पर पीछे इनको जो आग लगाने वाली होती है वो इंटरनेशनल ताकतें भी जरूर होती हैं। तो ये जो है, इसका असर वाकई बहुत रहता है। और जो हमारे मुल्क का है, वो सीधी सी बात है, हमारे मुल्क पे क्या असर पड़ेगा। तो एक तो हमारे पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी देश में अगर मान लो कोई डिस्टर्ब होगा, तो अगर ज़्यादा मामला बिगड़ा, चाहे बांग्लादेश में बिगड़े, चाहे लंका में बिगड़े, चाहे नेपाल में, तो वहाँ के लोग वहाँ से पलायन करेंगे, और पलायन करेंगे तो हमारे मुल्क में ही घुसेंगे, रिफ्यूजी प्रॉब्लम बढ़ेगी। दूसरा हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमारी नीति तो नहीं है किसी के मुल्क में इंटरवीन करने की, पर हमें चाहिए कि हमारे आसपास लोकतंत्र डेवलप हो, अच्छे से एस्टेब्लिश हो। हमारे लोकल कंसर्न है, हमारी सिक्योरिटी का भी कंसर्न, क्योंकि हमारे सारे बॉर्डर लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान को सीखने का है। और जो सबसे बड़ी बात जो सीखने की है, वो हिंदुस्तान को भी सीखना चाहिए, दुनिया के तमाम जो भी शासक है, चाहे वो उसकी कोई भी शेप हो जाए, तो डेमोक्रेटिक कंट्री को तो पक्का सब सीखना चाहिए कि अगर आप लोगों की चुनी हुई सरकार, अगर आपका ध्यान नहीं दोगे, लोगों के आंसर्स नहीं दोगे, उनकी भावनाओं को कुचलोगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं रचोगे, सोशल मीडिया पे कंट्रोल करोगे, और मेन मीडिया को जो हमारे मुल्क में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, कंट्रोल करोगे, तो ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है। इवन इसमें मीडिया का रोल भी बहुत है। पूरे दुनिया में मीडिया, जो जिस तरह से हमारे यहाँ गोदी मीडिया है, तो उनके खिलाफ भी वहाँ पर मीडिया हाउस भी चलाए हैं। कल नेपाल में मीडिया हाउसों को भी चलाया गया, जो
सरकारी तंत्र को मदद करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, सरकार से सवाल ना पूछ के विपक्ष से सवाल पूछते हैं, तो इन सब के लिए चैलेंज है। और हमारे यहाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो मजबूत सरकार है, मजबूत आया इसलिए नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ मौजूदा सिस्टम है वो तकरीबन इसी तरह का है। वो तो हमारे मुल्क का आकार इतना बड़ा है, हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी है, हमारे मुल्क इतना बड़ा प्रांत है कि मूवमेंट मणिपुर सारा इतने दिन से चल रहा था, कोई जाके असर नहीं आया। तो हमारे इन छोटे मुल्कों में क्या है, 50,000 लाख लोग भी इकट्ठे हो जाए तो घेराबंदी कर लेते हैं। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, हमारा सिस्टम इतना पुराना है कि यहाँ पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती कि पैन इंडिया बात नहीं हो रही। और कुछ हमें इसका श्रेय देना चाहिए जो हमारे मुल्क के फाउंडर थे, जिन्होंने आज़ादी की नींव रखी, जिन्होंने संविधान बनाया, वो इतने दूरदर्शी, इतने मजबूत इंस्टीट्यूट बनाए जिनकी वजह से हमारा मामला चल रहा है। और अगर मान लो कभी खराब हुआ तो जो प्रेजेंट सिस्टम है हमारा, उन जो लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से नहीं हो रहा, होगा तो इन्हीं की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो शासन जो दल है इस टाइम वो पूरी मीडिया को कंट्रोल करता है, पूरा इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर रखा है। कहीं इलेक्शन कमीशन में कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आरटीआई कानून का फ़ायदा नहीं हो रहा, डाटा छुपाए जाते हैं, टीवी को कंट्रोल किया हुआ है। एक तरफ अपने मन की बात बता देते हैं, पब्लिक की मन की बात सुनी नहीं जाती, पब्लिक से नाता है नहीं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे मुल्क में भी हैं। तो हमारे मुल्क को भी सीख लेनी चाहिए कि लोगों के ऊपर लोगों का दमन छोड़ दें। पत्रकारों को जो भी सवाल उठाता है उस पर मुकदमा दर्ज होता है, जो अपोजिशन है उस पर ईडी और सीबीआई के केस लग जाते हैं। तो ये सबको, पूरी दुनिया को सीखने की बात है कि इस अहंकार में ना रहे। जब पब्लिक की आवाज़ उठती है, जब पब्लिक अगर ज़्यादा अनरेस्ट हो गया तो फिर इस तरह से विस्फोट होता है। तो इस बात को सीखना चाहिए। जो खलक जो है वो खुदा की आवाज़ होती है, जो जनता की आवाज़ है। तो इस बात को सबको सीखना चाहिए कि, और ये आज पहली बार नहीं, शुरू से ऐसा होता है। फ्रांस की जो रेवोल्यूशन है, बहुत मशहूर रेवोल्यूशन है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। पब्लिक इकट्ठी हुई, पब्लिक में आज भूखे मर रहे थे, रोटी नहीं थी। और जो लुईस 14 था फ्रांस का, वो और उसकी मैरी जो उसकी क्वीन थी, जब पब्लिक चारों तरफ से घिर गई और पब्लिक ने पैलेस को घेर लिया, और उसने रानी ने झरोखे से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि एक क्यों चिल्ला रहे हैं। तो किसी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि इनके पास ब्रेड नहीं है, मतलब रोटी नहीं है, रोटी मांग रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो रानी जो है इतनी डिस्कनेक्ट थी, इतने मतलब कि शासक इतना डिस्कनेक्ट था पब्लिक से, वो बोली ब्रेड नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते, केक खाएं, क्योंकि रानी तो केक खा लेती थी। तो उसको ये नहीं पता कि आम आदमी के पास खाने को जो रोटी नहीं है वो केक कहाँ से लाएगा, जो ब्रेड नहीं है जिसके पास। तो मतलब कि इस तरह के उसी टाइम फिर वो जो है महल घेरा गया, महल को जलाया गया, उनको सबको सजा दी, मौत दी, रानी को भी, राजा को भी। तो इस तरह के इतिहास भरा हुआ है कि जो पब्लिक, हमारे यहाँ भी जो राजा महाराजा थे, लड़ाई जो उस टाइम नवाब थे, वो पब्लिक से डिस्कनेक्ट रहते थे। तो पब्लिक, अंग्रेज आए जो या बाहर से विदेशी ताकतें आई, पब्लिक ने उनका साथ ही नहीं दिया, क्योंकि वो उनको पता है कि जो राजा है सिर्फ अपने से मतलब है, पब्लिक के कंफर्ट, पब्लिक के इशू को ध्यान नहीं देते, तो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसका असर इस तरह से पड़ेगा। तो ये बहुत ही हर तरह की बात है। और दूसरी बात अब ये है कि सिवाय विद्रोह की बात नहीं है, विद्रोह के बाद अल्टरनेट क्या होगा। जैसे अब बांग्लादेश में हट तो गया, पर अभी तक ठीक से गवर्नमेंट नहीं बन रही, अभी तक ठीक से सिस्टम नहीं, अभी हटा तो दिया, अब यहाँ जो सिस्टम है, कोई आर्मी रूल बनेगा या आर्मी द्वारा कोई बनाई जाएगी सरकार बनेगी, और डेमोक्रेटिक सिस्टम कब दोबारा बहाल होगा। और इस बहाने ये भी हो सकता है कुछ लोग जो है पुराना राजा की डिमांड भी करने लग जाए। नेपाल में ये भी एक खतरा है कि कुछ वहाँ के जो मोनार्की के फेवर के लोग हैं, जो राजशाही के हैं, वो लोग भी डिमांड कर सकते हैं कि राजा का। तो अब देखो, असली बात ये है कि ये तो जो हुआ सो हुआ, पब्लिक गुस्सा था, पर इसको अल्टरनेट एक स्थायी ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार डू सब्सक्राइब आवर चैनल, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एंड कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। थैंक यू।